सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 582 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू नितिन सोनटाके फॉर ज्वाइनिंग सिस्टर चूचू लवर लेवल। एंड गाइस, आई नो आई एम इनविंसिबल कि मैं वीडियोस अभी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यार एग्जाम चलने हैं और फटी पड़ी है मेरी। बाकी 24 के बाद में खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में धड़ वीडियो ला दूंगा मैं, इसलिए कोई दिक्कत न लेना। बाकी पेपर चाहे कितना भी ले लें, लेकिन बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड्स तो आप तक टाइम से आती रहेंगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्विलिंग को दिखाया जाता है जो कि वेंटाओ के सामने हार गया होता है और अपने घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठा होता है। तो इधर वेंटाओ उसे पार करके आगे जाते हुए कहता है कि सॉरी ब्रदर की मैं तुम्हारे साथ इजी रहा और अब तुम्हें यहाँ पर 6 घंटों तक यूं ही रहना होगा, जिसके बाद में यहाँ से बाहर निकलते तो तुम ठीक हो ही जाओगे। और फिर इधर वेंटाओ अपनी बॉडी में अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करता है और की चेंगलंग और बाइलियन को हराने के बाद में वो स्माइल करते हुए क्विलिंग, गुइहू और यूलिंग को देख रहा होता है और फिर सीधा उन तीनों की ओर ही आने लगता है। जबकि ये देखकर क्विलिंग चिल्लाते हुए उससे कहता है कि वेंटाओ तुम ये मत सोचना कि तुमने सीनियर ब्रदर की को हरा दिया है, तो तुम हम लोगों को पास करके भी बड़ी आसानी से यहाँ से चले जाओगे। इतना कहते हुए फिर वो तीनों भागते हुए वेंटाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जबकि इधर वेंटाओ फिर से अपनी उस स्वॉर्ड एनर्जी के स्किल को एक्टिवेट करता है, बड़ी तेजी से उन तीनों के ऊपर एक एक कर अटैक करते हुए उन्हें एक पल में ही पार करके आगे निकल आता है। तो अब इधर वेंटाओ ने बड़ी ही आसानी से इथेरियल स्टेज के सभी एक्सपर्ट्स को हरा दिया होता है और उसने उन्हें सिर्फ घायल किया होता है, ना कि मारा होता है। इसके बाद में फिर हंसते हुए वो पीछे के सभी लोगों से कहता जाता है कि मुझे माफ करना, मगर देख करके लगता है कि तुम सभी लोग एक साथ मिलकर के भी मुझे रोकने के लायक नहीं हो। इतना कहने के बाद में फिर वेंटाओ यूएर गैंगर और टाइशिक के सामने आ जाता है। तो देख करके तो वो तीनों पहले ही काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। फिर वेंटाओ स्माइल करते हुए उन लोगों से भी कहता है हम लोग तुम्हारे उस अजीब और विचित्र स्टीवर्ड का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, तो इसलिए प्लीज नीचे झुके रहो और हमें डिस्टर्ब ना करो। इतना कहते हुए फिर वेंटाओ उन तीनों के ऊपर भी अपना उस स्लैश अटैक का यूज करते हुए आगे गुजर जाता है, जिस वजह से वो तीनों भी हार करके नीचे गिर जाते हैं। और इधर वेंटाओ एकदम मस्त जैसे कि गार्डन में घूम रहा हो उसे टहलते हुए ज़ूफेन की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो बाहर से ये देख करके तो वो किंग भी वेंटाओ से इंप्रेस होते हुए कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वेंटाओ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा और मुझे यकीन है कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल्स वाकई में सुपीरियर 3 सेक्टों में आने के लिए पूरी तरीके से वर्दी हैं, अगर जब तक वो अपनी आखिरी रुकावट को हटा नहीं देते के बाद जैसे ही वो उसे हटा देते हैं। तो उसके बाद में फिर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के साथ में हमारी अगली मीटिंग चैलेंज राउंड में होगी। तो इस पर यानवो वो किंग से कहता है कि मगर लेकिन बस इतना ही, वो इतना ही आगे बढ़ सकते थे। उनके सामने उनकी सबसे बड़ी रुकावट स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के सामने उनका सबसे बड़ा सरदर्द खड़ा है। पर वो किंग भी यानवो से कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि ज़ूफेन वाकई में काफी ज्यादा टफ है, अगर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट भी अब उसे ज्यादा आगे तक बढ़ने नहीं देगा। उनके 10 लोगों के अगेंस्ट अकेला ज़ूफेन है, तो मुझे लगता है कि संभावनाएं अब काफी ज्यादा बराबर है। ज़ूफेन इतनी आसानी से उन 10 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को नहीं हरा सकता। तो अब इस पर यानवो कहता है इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने कभी भी उस कमीने के पंच का सामना नहीं किया है। तो अब इस पर यूलिंग भी कहता है कि मैं इस बार यानवो के इस बात के ऊपर पूरी तरीके से एग्री करता हूँ, क्योंकि बिना किसी डाउट के इस फाइट का आखिरी विनर तो सिर्फ और सिर्फ ज़ूफेन ही होने वाला है। पर वो किंग भी उससे कहता है कि जूनियर ब्रदर आखिर तुम इतने ज्यादा निश्चित क्यों हो, क्योंकि ना सिर्फ मैं बल्कि तुमने भी अभी तक उसके साथ में कोई फाइट नहीं लड़ी है। तो बाइलियन कहता है क्योंकि मैं इसका नेचुरली दुश्मन हूँ, इसलिए मैं उसे लेकर के इतना ज्यादा श्योर तो हूँ ही कि वो उससे तो बिल्कुल नहीं हार सकता। तो इधर डेनियर भी ये सब देखते हुए किंग चेन से कहती है किंग चेन जरा देखो, अब इधर वो ज़ूफेन उन 10 के अगेंस्ट अकेला ही है, तो क्या वो अब भी ठीक रहेगा। जबकि तभी उन लोगों के पीछे एक बंदा हंसते हुए कहता है मिडिल 3 सेक्टों के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट को फेस करने के बाद में वो कमीना अब हारने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। अभी उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर ही होता है। तो अब इधर अपने यंग मास्टर को इस तरीके से ईवल की तरह हंसते हुए देख करके तो डेनियर भी परेशान होते हुए किंग चेन से कहती है कि अब भले ही यानवो का सारा मैटर खत्म हो चुका है, फिर भी इधर यंग मास्टर ज्यादा और ज्यादा ईवल होते जा रहे हैं। जबकि इधर किंग चेन डेनियर से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा से ही सभी के अगेंस्ट अकेला खड़ा रहा है और अभी उसके अगेंस्ट सिर्फ कुछ लोगों के खड़े हो जाने से तो उसको कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब भी वो किसी का सामना करता है तो वो सभी लोग खुद ही उसका शिकार बन जाते हैं। तब किंग चैन की ये बात सुनकर तो उनका यंग मास्टर अब गुस्से में अपने दांत पीसता रह जाता है। तभी फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है पे कि वेन टाओ सीधा ज़ूफेन के सामने खड़ा होता है और फिर वो भी ज़ूफेन के बारे में सोचते हुए थोड़ा गड़बड़ाते हुए अपने मन में कहता है कि हर कोई जानता है कि मनुष्य नेचुरली तौर पर एक सोशल एनिमल है, यहाँ तक कि एक लोन वुल्फ भी अपने आसपास के लोगों के ऊपर भी निर्भर हो जाता है, और जब इन लोगों को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ तो महसूस करते हैं। मगर लेकिन ये इंसान बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट का कोई पार्टी ना हो और उनके डिसाइपल्स से इसका कोई लेना देना ना हो। वो एक विशाल चट्टान में फंसी तलवार के समान है जो कि पूरी तरीके से गर्व से भरी हुई हो और उसके करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। और इस बंदे के लिए डीमन स्कैमिंग सेक्ट को हराना उसको हराने के बराबर बिल्कुल नहीं है। और देख करके लगता है कि अब मुझे फिर से फाइटिंग स्टार्ट करनी होगी। वेन टाओ के इतना कहते ही फिर उसकी रिंग से काफी ज्यादा पावरफुल ब्लू कलर की स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज होने लगती है और तभी अचानक उसके हाथ में उसकी कमाल की ब्लू स्वॉर्ड आ जाती है। इसे देख करके तो ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि ओ तो एक 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है, जबकि इधर वेन टाओ तो बिना एक पल की देरी किए ज़ूफेन के ऊपर सीधा अपना एक स्पेशल अटैक एम्प्टी ग्रेस स्वॉर्ड विंड के साथ में अटैक कर देता है। और फिर वेन टाओ अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को अनलीश करते हुए बड़ी तेजी से अपनी स्वॉर्ड के साथ में ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। इधर ज़ूफेन भी वेन टाओ और उसकी स्वॉर्ड को अपनी ओर आता हुआ देख करके अपनी आईज ऑफ द वॉइड की 4th स्टेज का इस्तेमाल करता है। तभी इसी के साथ में ज़ूफेन की आंखें गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती है, जिसके साथ ही ज़ूफेन का डोमेन एक्सपेंशन यानी कि स्पेस कर्सर एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें एंटर करते ही वेन टाओ की वो स्वॉर्ड तो वहीं पर बीच में रुक जाती है। मगर तभी वेन टाओ भी जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को छोड़ता है, जल्दी से पीछे हट करके ज़ूफेन के डोमेन में अंदर आने से बच जाता है और फिर स्माइल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए स्पेल कास्ट करता है। तभी वेन टाओ की तलवार के अंदर से काफी ज्यादा स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज होने लगती है। तो उसे देख ज़ूफेन भी कहता है कि ये स्वॉर्ड एनर्जी ये मेरे स्पेस कर्सर पे भी घूम पा रही है। तभी इधर अचानक से वो स्वॉर्ड एनर्जी वेन टाओ की स्वॉर्ड पर एक ही पॉइंट पर एब्जॉर्ब होने लगती है, जिस वजह से उस स्वॉर्ड की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से ज़ूफेन के स्पेस कर्सर के अंदर भी क्रैक आने लगते हैं। तो ये देख करके तो ज़ूफेन भी शॉक होते हुए कहता है कि नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन का वो पूरा ही स्पेस पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है और फिर वेन टाओ की स्वॉर्ड बड़ी तेजी से अटैक करने के लिए ज़ूफेन की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी ज़ूफेन अपनी उसी हाथ को सामने ला देता है जो हाथ ऑलरेडी सीक्रेट स्वॉर्ड से घायल हो चुका था और उसी हाथ में उसी जगह के ऊपर वो स्वॉर्ड भी जाकर के धंस जाती है, जिसके बाद ज़ूफेन भाई अपनी गॉड लेवल एक्टिंग का यूज करते हुए दर्द में एक चीख मारता है, जिसका मतलब यही है कि ज़ूफेन ने खुद अपने आप ही अपने डायमेंशन को कमजोर करके उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लगने दिया। मगर अब क्योंकि बाकी किसी को भी ज़ूफेन की इस एक्टिंग का पता नहीं चलता, तो डेनर भी हैरान होते हुए सिस्टर चुचू से कहती है कि किंग चैन वो तो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। किंग चैन को तो अभी भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो पाता और फिर वो ज़ूफेन को इस तरीके से देख करके वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने मन में ज़ूफेन को आवाज लगाती है, जबकि इधर यानमो को भी इस बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेरा जब पहले उसके साथ में मुकाबला हुआ था तो मैं उसके ऊपर एक स्क्रैच तक भी नहीं दे पाया था और आखिर अब इस साधारण से वेन टाओ ने आखिर उस सनकी के हाथ में अपनी तलवार को कैसे घुसेड़ दिया। तो इस पर विकिंग भी यानमो से कहता है कि यानमो तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे हो, मुझे लगता है कि वेन टाओ तुमसे एक लेयर नीचे है लेकिन वो उससे बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और अगर फैक्ट्स को कंपेयर किया जाए तो उसने अपने इस स्नेक अटैक के साथ में ही ज़ूफेन को जख्मी किया है और ज़ूफेन भी कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया था, इसलिए उसे ये चोट लगना तो लाजमी था। इस पे यानमो अभी भी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और अपने मन में कहता है कि नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, वो क्लियरली तौर पर बिल्कुल सतर्क व्यक्ति है, तो फिर आखिर अब वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। तो तब इधर ये सब देख करके येलिन भी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़ूफेन ने ये खुद जानबूझ करके किया है, जबकि इधर हमें ज़ूफेन की ओर दिखाया जाता है वो तो अपने इस प्लान को इस तरीके से कंप्लीट होता हुआ देख करके केवल की तरह स्माइल कर रहा होता है।